प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग के बारे में कि क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है। जब क्लॉटिंग की बात करते हैं तो क्लॉटिंग क्यों ज़रूरी है? क्लॉटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ज़्यादा ब्लड बह रहा है, जो एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको रोकने के लिए। जब ब्लड फ्लो को रोका जाता है उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। जो कोगुलेशन है उस मैकेनिज्म में या क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्लेटलेट्स का, या हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग किसके रिस्पॉन्स में होता है? ब्लड क्लॉटिंग होता है इंजरी या ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में। और क्यों किया जाता है? ब्लड क्लॉटिंग इसलिए किया जाता है जिससे जो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है बॉडी से उसको रोका जा सके। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो बॉडी में जो ब्लड का लीटर है वो 5 to 7 लीटर्स है, 6 लीटर्स है, तो एवरेज 5 लीटर जो ब्लड है वो कम होगा। और ब्लड का कम होना हमारी बॉडी के लिए ये शो करता है कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गैसेज हैं, वो कहीं ना कहीं कम होंगे। क्योंकि ब्लड लॉस होगा तो सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जहाँ पे इंजरी या ट्रॉमा हुआ है वो ब्लड की सहायता से उस टिश्यू या उस सेल को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अगर ब्लड फ्लो हो रहा है इंजरी या ट्रॉमा में तो उसको रोकना ज़रूरी है, और इसी को ही हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। जो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है इसको हम बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। दिस मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज एंजाइम कैस्केड थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैकफार्लेन। मैकफार्लेन ने ये थ्योरी दी थी। वाई वी कॉल इट एंजाइम कैस्केड थ्योरी। इसको हम एंजाइम कैस्केड थ्योरी क्यों बोलते हैं? इसको एंजाइम कैस्केड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस, यानी कि एक के बाद चलने वाला एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड को क्लॉट करने में 13 टाइप के फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, और ये जो 13 टाइप के फैक्टर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनको कौन बनाता है? जो 13 टाइप के फैक्टर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, और इनको बनाने का काम बेसिकली लीवर करता है। तो जब इंजरी या ट्रॉमा होता है तो फैक्टर्स रिलीज होते हैं और ये फैक्टर्स मिलके ब्लड क्लॉटिंग करते हैं और सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन चलता है, और इसी को ये बोला जाता है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। अब जो एंजाइम कैस्केड थ्योरी है या मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है इसमें 3 स्टेप्स हैं। हम सारे स्टेप्स को एक के बाद एक पढ़ेंगे और फिर पूरा मैकेनिज्म जो है उसको समराइज करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होना। थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करने वाला प्लेटलेट है। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि जो प्लेटलेट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो इंजर्ड टिश्यू में प्रेजेंट है। सो एट द साइट ऑफ द इंजर्ड टिश्यू वहाँ पे क्या क्या मौजूद है? जिस जगह हमें चोट लगी है वहाँ पे WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं, और जब प्लेटलेट्स रिस्पॉन्स देती हैं तो वो रिलीज करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। बट पैरेलली इंजर्ड टिश्यू भी रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी कि ये 2 टाइप का होता है, एंडोटाइप एंड एक्सोटाइप। एंडो एंड एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब कौन सिंथेसाइज कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंजर्ड टिश्यू जो है वो सिंथेसाइज करता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करता है? इंजर्ड टिश्यू रिलीज करता है या सिंथेसाइज करता है, बनाता है। वहीं जो प्लेटलेट्स हैं वो रिलीज या सिंथेसाइज करती हैं एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो एक रिलीज करता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एक रिलीज करता है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी एक्सो और एंडो मिलके ही काम करेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जहां पे मान लीजिए हमारे यहाँ चोट लगी है तो चोट जहां पे लगी है वहां पे इंजर्ड टिश्यू भी है और उसी जगह प्लेटलेट भी है, यानी कि वो साइट एक ही हो गई। तो ये एक्सो और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन एक ही जगह काम कर रहे हैं।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि चोट इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। कई बार हमारी बॉडी में नील पड़ जाती है, उसका कारण यह है कि इंटरनल जो क्लॉटिंग हुई है उसका रिजल्ट है वो नीला होना एक पर्टिकुलर जगह का, बट जो एक्सटर्नल होता है वो हमें दिखाई देता है। तो जब इंजर्ड टिश्यूज होंगे और वहां पे ही प्लेटलेट्स होंगी तो वो दोनों मिलकर रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक एक्सो करेगा एक एंडो करेगा। अब ये जो दोनों मिलके ये दोनों रिएक्ट करते हैं कैल्शियम की प्रेजेंस में, और ये रिएक्ट करके एक एंजाइम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, या इसको एक और नाम दिया जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज को हम कहते हैं ये एक्टिवेटर है प्रोथ्रोम्बिन का, सो इट इज अ एक्टिवेटर ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेटर है, और ये प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेटर एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव स्टेट में है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो फैक्टर्स हैं वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, और ये फिर एक्टिव होकर अपना काम करते हैं, तो इनका एक्टिवेशन जरूरी है। तो यहाँ पे एक फैक्टर जिसको हम बोल रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन नाम का फैक्टर, उसको एक्टिवेट कौन कर रहा है? थ्रोम्बोकाइनेज, या इसके नाम से ही नाम आ रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला प्रोथ्रोम्बिनेज। किसकी प्रेजेंस में करेगा? कैल्शियम की प्रेजेंस में करेगा। कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। पैरेलली ये क्या करेगा? ये इनएक्टिव करेगा हेपेरिन को, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी हेपेरिन। व्हाट इज हेपेरिन? हेपेरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब है कि जो हमारे ब्लड में जो फ्लो हो रहा है बिना रुके, वो हेपेरिन के कारण हो रहा है। हमारा जो ब्लड आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में फ्लो हो रहा है वो बिना रुके हो रहा है, बिना क्लॉटिंग के हो रहा है, हेपेरिन के कारण। तो जब प्लेटलेट्स काम करती हैं तो उनको हेपेरिन का एक्शन रोकना पड़ता है, और उसको रोकने के लिए कौन है? प्रोथ्रोम्बिनेज। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज एंटी हेपेरिन, इनएक्टिवेट हेपेरिन। ये हेपेरिन को इनएक्टिवेट करता है। नेक्स्ट स्टेप की हम बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होना, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्सो और एंडो मिलके प्रोथ्रोम्बिनेज का बनना। अब यहाँ पे क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। क्या कर रहा है ये? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये जो स्टेट है वो है इनएक्टिव स्टेट, एंड थ्रोम्बिन स्टेट इज द एक्टिव स्टेट। अब यही एक्टिव होके फाइब्रोनोजन को एक्टिव करेगा। किसकी प्रेजेंस में करेगा? वो भी कैल्शियम के प्रेजेंस में होगा। ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? कैल्शियम की प्रेजेंस में हो रहा है। सो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, इनएक्टिव स्टेट गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव स्टेट। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो हम बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। नाम से ही समझ में आ रहा है हम किसी फाइब्रस प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइब्रिन प्रोटीन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। फाइबर्स की जरूरत क्यों है? जब चोट लग जाती है तो चोट लगने पे इंजर्ड टिश्यूज के साथ साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही हैं। साथ में ब्लड वेसल्स में से क्या रिलीज हो रहा है? ब्लड वेसल्स में से रिलीज हुआ प्लेटलेट्स, उसमें आरबीसी भी हैं, डब्ल्यूबीसी भी हैं। तो वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को रोकने का काम कौन करता है? फिब्रिन करता है। कैसे करता है? वो आरबीसी, मान लीजिए ये आरबीसीज हैं, यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज हैं, तो इनको यहीं रोक लेगा। और रोकेगा क्यों? क्योंकि इसको करना है ब्लड क्लॉटिंग, और रोकने के लिए ये इस पर्टिकुलर इंजर्ड जगह पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के साथ मिलके फाइब्रस लेयर बना देता है और खून जम जाता है। तो इसीलिए फाइब्रिन का बनना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे बन रहा है? सो हियर
फाइब्रिनोजन इज सॉल्युबल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन सॉल्युबल प्रोटीन है, ये अभी काम नहीं करेगा। काम कब करेगा? ये जब इनसॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि फाइब्रिनोजन कैसा है? सॉल्युबल है। इसको कन्वर्ट किया इनसॉल्युबल में, और इनसॉल्युबल में कौन है? फाइब्रिन है। सो हियर फाइब्रिनोजन इज soluble protein of plasma. Thrombin protein polymerizes monomers of fibrinogen to form insoluble fibrous protein is fibrin. Insoluble protein यानी कि फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? इसको कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन। सो फाइब्रिनोजन get converted into fibrin in the presence of thrombin. Why fibrin is needed? It is a fibrous protein which help in clotting of blood by making fibrous layer. यहाँ पे fibrin fibers are formed network on the cut wound in which blood corpuscles got trapped. ऐसा नेटवर्क बनाता है कि ब्लड कॉर्पसल्स ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि वहीं रुक जाते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इंक्लूड है इसमें। एंड दिस फॉर्म अ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और इसी तरीके से ब्लड की क्लॉटिंग पूरी होती है। तो 3 स्टेप है, और 3 स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। 3 स्टेप में क्लॉटिंग फैक्टर्स काम कर रहे हैं। इसको फिर से एक बार समराइज करते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड और द ब्लड क्लॉटिंग। Blood exhibits coagulation or clotting in response to injury or trauma. Blood clotting किसके रिस्पॉन्स में होती है? इंजरी या ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में होती है। Why? To prevent excessive loss of blood from the body, यानी कि excessive loss ब्लड का ना हो बॉडी से। Injured tissues क्या एक्टिवेट करते हैं? किसको एक्टिवेट करते हैं? प्लेटलेट्स को। और प्लेटलेट्स क्या रिलीज करती है? कुछ फैक्टर्स रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इनकी सहायता से ही चलता है एंजाइम कैस्केड रिएक्शन। क्या है? इट इनिशिएट सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन। सीरीज चलती है एंजाइमेटिक रिएक्शन की, इसी को बोला जाता है एंजाइम कैस्केड रिएक्शन, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। और ये इन्वॉल्व करता है बहुत सारे फैक्टर्स को, और फैक्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? फैक्टर्स प्रेजेंट हैं प्लाज्मा में। किस स्टेट में है? इनएक्टिव स्टेट में है। सबसे पहले थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा। थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बन रहा है? हम ये पढ़ चुके हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन की हेल्प से। थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड और एक्सो मिल के कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज बनाते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। ये प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है कैल्शियम की प्रेजेंस में। यहाँ पे कैल्शियम रिक्वायर्ड है। इसके बाद में थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ये भी कैल्शियम की प्रेजेंस में हो रहा है। ये भी कैल्शियम की प्रेजेंस में बना था। थ्रोम्बिन भी कैल्शियम की प्रेजेंस में बना है। फिब्रिन भी कैल्शियम की प्रेजेंस में बना है। जैसे ही फिब्रिन बनता है तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को वहीं पकड़ के ट्रैप कर लेता है और ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। सो इट्स नेटवर्क प्लस डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। व्हाट आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स? फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज विच आर ट्रैप्ड इन इट। वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं, फाइबर्स में फंस जाते हैं, और फंस के क्या करते हैं? क्लॉटिंग और कोगुलम बनाते हैं। कोगुलम यानी कि खून का जमना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोगुलम, जो कि किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन स्कम, यानी कि इसको हम एक और नाम देते हैं स्कम, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आफ्टर क्लॉटिंग अ पेल येलो फ्लूइड ओजेस। मतलब क्या है कि क्लॉट हो गया, आरबीसी ट्रैप हो गई, डब्ल्यूबीसी ट्रैप हो गई, पैरेलली प्लाज्मा भी निकल रहा है, बट वहां पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स थे उन्होंने अपना काम किया। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं। आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, इन तीनों ने क्लॉट कर दिया।
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को पकड़ने का काम किया फाइब्रिन ने। बट जब हमारे चोट लगती है तो प्लाज्मा भी होगा वहां पे। अब प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर काम आ गए। क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो थे, कौन कौन से थे, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, वो एक्टिव हो गए और उन्होंने अपना काम कर दिया। अब बचा प्लाज्मा का जो पार्ट जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी कि क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं है, तो उस येलोइश फ्लूइड को हम बोलते हैं सीरम। सो हियर आफ्टर क्लॉटिंग अ पेल येलो लिक्विड ओजेस फ्रॉम क्लॉट। ओजेस मतलब बाहर निकल जाता है क्लॉट से, स्क्वीज आउट हो जाता है क्लॉट से, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज सीरम। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सीरम, इन विच एंटीबॉडीज आर फॉर्म। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, इसमें क्या मिलती है, एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन दिस सीरम। अब क्वेश्चन किस पे आता है वो ध्यान रखना। ब्लड में से जब कॉर्पसल्स निकाल देते हैं, कॉर्पसल्स यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसी को निकाल दिया, डब्ल्यूबीसी को भी निकाल दिया एंड प्लेटिलेट्स को भी निकाल दिया, तो बचा क्या, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। एंड व्हाट इज लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा। अब जब प्लाज्मा ने क्लॉटिंग कर दी, यानी कि प्लाज्मा के जो क्लॉटिंग प्रोटीन थे उन्होंने अपना काम कर दिया, तो हम एक और टर्म देते हैं कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन या लार्ज प्रोटीन भी आता है कई बार, लार्ज प्रोटीन, या ये भी आ सकता है क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दिए गए, क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दिए गए, तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, दैट लिक्विड इज नोन एज सीरम। ये नीचे में आया हुआ क्वेश्चन है कि सीरम में क्या प्रेजेंट है, तो सीरम में प्रेजेंट है केवल प्लाज्मा पोर्शन जिसमें क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं है। क्लॉटिंग प्रोटीन यानी कि फाइब्रिनोजन जिसमें नहीं है, या लार्ज साइज प्रोटीन जिसमें नहीं है। बट सीरम में क्या प्रेजेंट होता है, सीरम में प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज, ये ध्यान रखना है, सीरम कंटेन एंटीबॉडीज। क्लॉटिंग फैक्टर्स, 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ बनते हैं, लीवर में। ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्लॉटिंग फैक्टर कौन बनाता है, लीवर। कितने टाइप के होते हैं, 13 टाइप के। और विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने में, मेनली किसको, प्रोथ्रोम्बिन को। तो प्रोथ्रोम्बिन के लिए विटामिन के जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से क्लॉटिंग होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है और इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में।